1991 में इंडिया अपने सबसे बड़े क्राइसिस से जूझ रहा था। हम कह सकते हैं कि जो हालत रिसेंटली श्रीलंका की हुई थी, वही हालत 1991 में इंडिया की थी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे इंडिया उस सिचुएशन में पहुंचा और कैसे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपने आइडियाज से इंडिया को न सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकाला, बल्कि आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया उस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। इंडिया का उस सिचुएशन में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तब हम ऑलरेडी एक कंपनी के राज को एक्सपीरियंस कर चुके थे और वह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहीं न कहीं हमारे मन में यह डर बैठ गया था कि अगर बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो भी हमारी हालत ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कर देंगे। इसलिए हमारे लीडर्स बहुत ही संभल कर कदम रख रहे थे। दूसरा कारण था कि इंडिया के लोग आजादी के टाइम पर इतने एक्सप्लॉइट हो चुके थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह कोई कंपनी खोल सके। तो जो भी कंपनी खोलनी थी वह गवर्नमेंट को ही खोलनी थी। तो इस कारण उस टाइम भारत में सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बहुत ही कम थी। तीसरा कारण यह था कि उस टाइम अगर बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना भी चाहे तो उनके लिए लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल होता था। अगर लाइसेंस मिल भी जाता था तो उस टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन और ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व रहती थी। इसलिए उस टाइम को लाइसेंस राज भी कहा जाता था, जहां लाइसेंस मिलना बहुत ही मुश्किल था। चौथा सबसे बड़ा कारण यह था कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनी जी इंडिया में खुले। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी खुल भी जाती थी तो उनकी यह कोशिश रहती थी कि उस कंपनी को ज्यादा ग्रो नहीं होने देना है। बहुत सारी कंपनीज तो इंडिया से इसी कारण एग्जिट हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्लो डाउन के कारण ही इंडिया की ग्रोथ भी स्लो हो रही थी और इकोनॉमी ज्यादा रफ्तार से बढ़ नहीं रही थी और हम एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे थे। यह क्राइसिस 1985 के बाद और तेज होता गया, क्योंकि इंडिया का उस टाइम सबसे बड़ा सपोर्टर देश था रसिया, जो उस टाइम यूएसएसआर कहा जाता था, जिसमें 14-15 नेशन का एक यूनियन था। वो यूनियन खत्म हो गया था और रसिया डिवाइड हो गया था 14-15 नेशंस में। और उस टाइम रसिया और इंडिया की बॉन्डिंग भी कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब हो गई थी। इसी के कुछ साल बाद गल्फ कंट्री के बीच एक वॉर खिंच गई, जिसमें 32 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग यूएसए। इसका असर यह हुआ था कि पेट्रोल महंगा हो गया, क्योंकि गल्फ नेशन से ही हमारा पेट्रोल आता था और बहुत सारी चीजों की कीमतें भी महंगी हो गई और इंडिया का क्राइसिस और बढ़ गया। हम कह सकते हैं कि 1990 आने तक इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इंडिया के पास इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2500 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज ही बचा था। इसके बाद यह हुआ कि 1991 में जो इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी वह एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और यह बीजेपी की सरकार थी। इनकी सरकार उस टाइम बहुत ही अस्थिर अवस्था में चल रही थी। उस समय इनकी हालत इतनी खराब थी कि वह 1991 में बजट तक पास नहीं कर पाए और इसी कारण फॉरेन रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ही गिरा दिया। इसी कारण इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई कि इंडिया को लोन मिलना बंद हो गया। इसी कारण को सॉल्व करने के लिए जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर आईएमएफ के पास गए पैसा मांगने के लिए, पर जब वे पैसे की बात कर ही रहे थे, तब उसी समय राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और इसका असर यह हुआ कि चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई। तो आईएमएफ ने इनसे यह कहकर मना कर दिया कि आप किस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार तो इंडिया में गिर चुकी है, हम किसको पैसा दें। तो इन सब क्राइसिस सिचुएशन में जब पैसे की जरूरत थी और जब इंडिया को फोकस करना चाहिए था अपनी इकोनॉमी पर, तब इंडिया को फोकस करना पड़ा जनरल इलेक्शंस पर। एक बार फिर से इंडिया में इलेक्शन हुआ और फिर कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनी और पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। जब उन्हें इंडिया के इस हालत के बारे में पता चला तो पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की हेल्प ली, जो कि आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उन्हें कहा कि अब आपको इंडिया को इस क्राइसिस से बाहर निकालना होगा। इसके बाद मनमोहन सिंह ने कुछ प्लान्स बनाए और उन्हें एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले उन्होंने इंडियन रुपी की वैल्यू को डॉलर के अगेंस्ट 20% नीचे गिराया, क्योंकि उस समय इंपोर्ट की वैल्यू को इंक्रीज करना था। दूसरा स्टेप उन्होंने ये लिया, 47 टन गोल्ड को उन्होंने फॉरेन बैंक्स में गिरवी रखा और उनसे कुछ पैसा उधार लिया, ताकि इमीडिएटली इंडिया को संभाला जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के 1 महीने बाद ही मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया। उसमें उन्होंने काफी कुछ चीजें पुरानी हटाई और काफी कुछ नई चीजें ऐड की, जैसे कि 1991 से पहले इंपोर्ट करने पर रेस्ट्रिक्शन था और कुछ आइटम की एक लिस्ट थी, उन्हीं आइटम को हम इंपोर्ट कर सकते थे, मगर उस लिस्ट को हटाकर एक निगेटिव लिस्ट बनाई गई
जिसमें लिखा था कि इन आइटम को छोड़कर आप कोई भी चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप उन्होंने ये लिया कि फॉरेन से आने वाले किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी इंडियन कंपनी में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और 80% कंपनियों को लाइसेंस की सिस्टम से बाहर कर दिया गया और फ्रीडम दी गई कि आप इंडिया में इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। बड़े कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए जो अप्रूवल लेनी पड़ती थी उस अप्रूवल को हटाया गया और कहा गया कि आप फ्रीली एक्सपेंड कर सकते हैं। इन सारे स्टेप्स से इंडिया को काफी फायदा हुआ। जहां हम 1991 से पहले सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां देखते थे, पर 1991 के बाद हम टोयोटा, होंडा, हुंडई जैसी कारें देखने लगे। 1991 के बाद सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी बदलाव आए। जैसे 1991 से पहले टीवी में सिर्फ ओनिडा या वीपीएल आते थे, पर 1991 के बाद सोनी, एलजी, सैमसंग जैसे ब्रांड भी हमें देखने को मिलने लगे। इससे आम आदमी को भी काफी फायदा हुआ। जब बाहर की कंपनीज हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करने लगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को यह हुआ कि उन्हें रोजगार मिलने लगा। इन्हीं सब के कारण इंडिया की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है।